नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है शाम एक किसान और इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का सार। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई हो। सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। व्याख्या। जाड़े की शाम में पहाड़ किसी किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के सिर पर आकाश उस किसान के साफे के समान लग रहा है। सूरज चिलम के समान दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसी लगती है जैसे किसान के घुटनों में कोई चादर पड़ी हो। पास के जंगल में पलाश के लाल रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान ने अपनी सर्दी दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो। दूर पूर्व दिशा में अंधकार किसी भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। शब्दार्थ। साफा पगड़ी, चिलम हुक्का, दहक रही जल रही, पलाश ढाक, सिमटा बैठा दुबका बैठा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। व्याख्या। सारा वातावरण शांत था। तभी अचानक मोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसान को किसी ने आवाज दी हो। सुनते हो? उसके बाद सारे दृश्य बदलने लगते हैं। सूरज डूब जाता है, मानो किसान ने चिलम उलटकर बुझा दी हो। तभी अंधेरा छा जाता है, मानो किसान उठकर घर चला गया हो। सब पुनः शांत हो जाता है। शब्दार्थ। औंधी, उलट जाना। प्रश्न अभ्यास। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। उत्तर। क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख, पलाश के जंगल की अंगीठी। ग, भेड़ों के गल्ले सा अंधकार। घ, आकाश का साफा। अय, सूरज की चिलम। च, बैठा है पहाड़ किसान। प्रश्न 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क, शाम कब से शुरू हुई। ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। उत्तर। क,
सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम का आभास हो जाता है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, अतः गोधूली के पश्चात संध्या आसमान को घेरने लगती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है और शाम होने लगती है। ख, शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:40 से लेकर 6 बजे तक का होता है। लगभग 10 से 15 मिनट तक सूर्यास्त होने में लगता है। ग, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य की रोशनी धीमी होने लगती है। तब हम बिना कष्ट के सूर्य के नारंगी होते हुए रंग को देख सकते हैं। नारंगी बादल कालीमा से परिपूर्ण होने लगते हैं। सूरज की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगता है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कविता में अंगीठी किसे बताया गया है और क्यों? उत्तर, कविता में पलाश के जंगल को अंगीठी बताया गया है, क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल दहकती हुई आग के समान प्रतीत होते हैं। प्रश्न 2, अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? उत्तर, अंधकार बहुत दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। प्रश्न 3, चादर की उपमा किसे दी गई है? उत्तर, नदी को चादर की उपमा दी गई है। प्रश्न 4, चिलम औंधी क्यों हो गई? उत्तर, सूरज को कवि चिलम कह रहा था। सूरज के डूबते ही अंधकार हो गया तथा चिलम दिखना भी बंद हो गई, अतः ऐसा लगा मानो चिलम औंधी हो गई हो। मूल्यांकन। इस कविता में कवि ने प्रकृति को एक किसान के रूप में दिखाया है। साथ ही अपनी कविता में दृश्य परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। इसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, जो महाभारत से ली गई है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद दुखी और क्रोधित हो उठे। निहत्थे अभिमन्यु को निर्ममता पूर्वक मारने के कारण अर्जुन भीतर से टूट से गए थे। अब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने यह शपथ ली कि कल संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मैं नहीं मार पाया तो इसी युद्ध भूमि पर अपनी चिता बनाकर आत्मदाह कर लूंगा। यह घोषणा सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया और उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया ताकि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न हो पाए और इस तरह अर्जुन खुद ही आत्महत्या कर मारा जाएगा। तब ऐसे में युद्ध यहीं समाप्त होकर कौरव पक्ष विजयी हो जाएगा। पांडव पक्ष ने जब यह घोषणा सुनी तो सभी में निराशा और चिंता के बादल छा गए। श्री कृष्ण ऐसे समय में भी मुस्कुरा रहे थे। दिन भर युद्ध चलता रहा, लेकिन जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। तब श्री कृष्ण ने माया का खेला खेला और वक्त के पहले ही सूर्यास्त कर दिया। युद्ध भूमि में संध्या का अंधेरा छा गया। यह देखकर अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता तैयार करने लगा। दोनों पक्ष के ही योद्धा यह नजारा देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। कौरवों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी के लिए यह एक तमाशे जैसा हो गया था। इसी बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए यह नजारा देखने के लिए यह सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी।